हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ेंगे तरलों में दाब। पहले तो तरल किसे कहेंगे? तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। वैसे तो पांच होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस कभी भी आप तरल नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस अपने भार के कारण प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है। जैसे मैं 1 kg का बाट लाऊं और इस पे रखूं तो इस पर प्रेशर ये लगाएगा, यानी अपने भार के कारण यह दाब डालेगा। मैं 2 किलो का बाट लाकर इस पर रखूं तो और ज्यादा इस पर प्रेशर लगेगा और ज्यादा दाब लगाएगा। यानी ठोस अपने भार के कारण दाब लगाता है, जबकि द्रव और गैसें ये दोनों के दोनों तरल अवस्था में पाई जाती हैं। इन दोनों को हम तरल कहते हैं। ठोस को आप तरल नहीं कह सकते। द्रव और गैस ये दोनों को दोनों तरल अवस्था में पाई जाती हैं। आप लिक्विड पानी आप देखे होंगे, ठीक है, द्रव अवस्था है ये। आप गैस देखे होंगे, कोई बाटला है जो घरों में यूज किया जाता है, सिलेंडर खाना बनाने के लिए रसोई में, उसके अंदर जो गैस भरी रहती हैं वो भी मोशन में रहती हैं, वो भी गति करती रहती हैं। इसका मतलब उसके अंदर मोशन है, वह गति कर रही है, इधर उधर मूव कर रही है, यानी वह भी तरल है। तो ठोस और द्रव दोनों के दोनों तरल होते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसे हम तरल कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसे तरल कहते हैं। उसे हम तरल कहते हैं। जैसे में हम बात कर लेते हैं द्रव और गैसें। द्रव और गैस ये दोनों के दोनों क्या है? तरल अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसको हम कहेंगे तरल, इसे हम कहेंगे तरल। अब दूसरा पॉइंट आप देखें, जो तरल होता है यानी द्रव और गैसें होती हैं, वह प्रेशर कैसे लगाती हैं? ठोस तो अपने भार के कारण प्रेशर लगा रहा है, दाब लगा रहा है। 1 kg का वाट लग रहा है, कम दाब लग रहा है। 2 kg का वाट रखेंगे, ज्यादा दाब लगेगा, अपने भार के कारण दाब लगा रहा है। द्रव और गैसें जिसमें बहने का गुण है, वे जिस बर्तन में रखी जाती हैं उस बर्तन की दीवारों पर दाब लगाती हैं चारों तरफ। जिस बर्तन में रखी जाएंगी उस बर्तन के चारों तरफ दीवारों पर दाब लगाएंगी और वह नीचे की तरफ दाब लगाएंगी, यानी वह तली में भी दाब लगाएंगी, ठीक है। दोनों कंडीशन में दाब लगाएंगी। तो ये दोनों कंडीशन में दाब लगाती हैं। तो तरल जिस बर्तन में रखी जाती हैं उस बर्तन की दीवारों व तली में दाब लगाती हैं, दाब लगाती हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ठीक है। उस बर्तन की दीवारों पर दाब लगाएंगी, चारों तरफ दीवारों पर दाब लगाएंगी और वहां से तोड़कर निकलने का प्रयास करेंगी। तली में भी दाब लगाएंगी और तोड़कर छेद कर निकलने का प्रयास करेंगी, सही है। इसका मतलब कोई भी बर्तन जब टूटता है, इसका मतलब जहां पर वह द्रव कमजोर पाती हैं उसको तोड़ देती हैं और वहां से बाहर निकलना प्रारंभ होती हैं।
तोड़कर उससे बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। यही कारण है कि कोई बर्तन अगर टूट जाता है तो वह चूने लगता है, कोई बर्तन टूट जाएगा या तली में या उसके दीवालों पे उसके चारों तरफ तो वह पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। गैस का बाटला कहीं से भी लीक हो जाएगा तो वह बाहर निकलना शुरू होता है, क्योंकि वह चारों तरफ दाब लगा रही है, चारों तरफ दाब लगा रही है। ठीक है, इसलिए कहीं भी लीकेज पाती हैं, कहीं भी थोड़ा कमजोर पाती हैं, वह तोड़कर बाहर निकल जाती हैं। तो जिस बर्तन में रखी होती हैं उस बर्तन के दीवारों व तली पर दाब लगाती हैं और वहां से कमजोर जहां पाएंगी वो उसे तोड़कर बाहर निकल जाएंगी। सही है, यानी तरलों में दाब जो होता है वह गहराई के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, यही कारण है कि जो बांध बनाए जाते हैं, जो बांध बनाए जाते हैं उनके आधार नीचे का हिस्सा मोटा होता है और ऊपर का हिस्सा पतला होता है। आप देखे होंगे पानी के बांध जो बनाए जाते हैं, पानी के बांध, पानी को रोकने के लिए जो बांध बनाए जाते हैं वह नीचे का हिस्सा चौड़ा बनाए जाते हैं, ऊपर का पतला, क्योंकि तरल गहराई के साथ साथ दाब अधिक लगाते हैं। ठीक है, तो लिखें यहां पे तरलों में गहराई के साथ साथ दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है। तरलों में जो गहराई के साथ साथ दाब बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए आधार नीचे का हिस्सा चौड़ा और ऊपर का हिस्सा पतला बनाया जाता है। मेड़ या बांध बांधते हैं तो बांध का नीचे का हिस्सा आधार चौड़ा और ऊपर पतला बनाया जाता है। ये रहा तरलों में दाब। तरलों में दाब की जस्ट अगला पॉइंट है उत्प्लावन बल। तो हेडिंग लगाएं आप, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, आइए समझते हैं उत्प्लावन बल को। उत्प्लावन बल यह पानी द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाला बल होता है। आप देखे होंगे नदियों में, तालाबों में या कहीं भी पानी के ऊपर कुछ वस्तुएं तैरती हुई नजर आती हैं। वह क्यों तैर रही हैं? क्योंकि पानी उसे ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा है जिससे वह डूब नहीं रही हैं। उसी बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, तो जब कोई वस्तु पानी की सतह पर तैरती है या डूबकर कुछ तैरती हुई नजर आती है आपको, इसका मतलब कि उस पर उत्प्लावन बल लग रहा है, इसीलिए वह ऊपर की तरफ तैर रही है। तो परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी पानी की सतह पर तैरती है या डूब कर तैरती है तो पानी उसे ऊपर की तरफ एक बल लगाता है जिसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, लिखें आप परिभाषा, जब कोई वस्तु पानी की सतह पर तैरती है या डूबकर मतलब पूरा डूबकर नहीं, अंदर ही डूबकर तैर रही है, डूबकर तैरती है, तो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप भी कहते हैं। उत्क्षेप, ठीक है, उत्प्लावन बल या इसी का नाम होता है उत्क्षेप बल कहते हैं, उत्क्षेप बल कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब सुनिएगा,
ये बताइए, ऊपर की तरफ तो उत्प्लावन बल काम कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यदि उत्प्लावन बल अधिक है गुरुत्वाकर्षण बल से तो वह वस्तु ऊपर तैर रही होती है। सही है। यदि उत्प्लावन बल अधिक है गुरुत्वाकर्षण बल से तो वह वस्तु ऊपर की तरफ तैर रही होती है। द्रव्यमान के कारण लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, दो द्रव्यमानों के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो अगर वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक कार्यरत है तो वह ऊपर की तरफ तैर रही होती है। अगर उत्प्लावन बल से गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाए तो वह वस्तु नीचे की तरफ चली आएगी, नीचे की तरफ चली आएगी, यानी पानी में डूब जाएगी। इसका मेन कारण होता है उसका घनत्व, ठीक है। पानी का घनत्व से अगर जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा हो वह पानी में डूब जाएगी। सुनिएगा, पानी के घनत्व से जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा हो वह पानी में डूब जाएगी, और जिस वस्तु का घनत्व कम हो पानी के घनत्व से वह वस्तु ऊपर की तरफ तैरती हुई नजर आती है। कन्फर्म। यानी पानी के घनत्व से हम रिलेट करते हैं किसी भी वस्तु का घनत्व का, कि वह डूब रही है कि नहीं डूब रही है। क्यों? क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। लिखते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। तो इकाई आयतन में उपस्थित उस वस्तु की मात्रा यानी द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसलिए जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होता है पानी से वह डूब जाती है, उसे आकर्षण बल ज्यादा होता है वहां पे, और उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कम होता है वहां पर। और जो वस्तुएं तैर रही होती हैं इसका मतलब वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है और उत्प्लावन बल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे उस वस्तु का क्षेत्रफल इकाई यानी उस इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा कम होगी, इसका मतलब वो तैर रही होती है। आप समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं ले लीजिए, ठीक है। आप समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं ले लीजिए, एक कील ले लीजिए और एक आप जलयान ले लीजिए, ठीक है। यानी कील देखते हैं पानी में डूब जाता है जबकि जलयान नहीं डूबता है बनावट के कारण, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वह क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आइए उस पर चर्चा करते हैं, उसी का टॉपिक ये है, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। आइए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है भाई? तो उत्प्लावन साहब बस इतना बता दिए कि भाई कोई वस्तु पर ऊपर की तरफ पानी द्रव बल लगा रहा है। जल जो है, जो पानी जो है, जो तरल पदार्थ है वह ऊपर की तरफ एक बल कार्य कर रहा है जिसे हम कह रहे हैं उत्प्लावन बल। किसी भी वस्तु पर बल लगा रहा है इसलिए वह पानी पर तैर रहती है। उत्प्लावन साहब ये नहीं बताए कि कितना बल लगाता है, जबकि आर्किमिडीज साहब आते हैं तो कहते हैं कि जो बल लग रहा है वह कितना लग रहा है। इन्होंने बताया, कहा कि बल कितना लग रहा है, तो जितना वह वस्तु पानी को विस्थापित कर रही है, हटा रही है, उसी पानी के भार के बराबर एक बल कार्य कर रहा है जिसे हम उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी होती है। वह कमी कितना होती है? जितना वह वस्तु हटा रही होती है पानी, विस्थापित कर रही होती है पानी,
उसी के भार के बराबर वह बल लग रहा होता है जो ऊपर की तरफ कार्यरत है, जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं। नियम लिखते हैं, यानी सिद्धांत इनका लिखते हैं सबसे पहले कि जब किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, ठीक है, जब किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस वस्तु, ठीक है, तो उस वस्तु के भार में कमी आती है, उस वस्तु के भार में कमी आती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। यह कमी उस वस्तु के, ठीक है, द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है, भार के बराबर होता है, और उतना ही वह बल ऊपर की तरफ लगा रही होती है। आपको पता है कि जलयान पानी के ऊपर तैरता रहता है, जब तक उतना ही अगर दोनों सेम द्रव्यमान का हो, उतना ही वजन का कील अगर लिया जाए तो वह पानी के अंदर डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी? क्योंकि वह पानी जो विस्थापित कर रहेगी वह अपने भार से कम विस्थापित करेगी, इसलिए डूब जाएगी। जबकि जलयान जो है वह अपने भार से अधिक पानी विस्थापित करेगा, इसलिए वह तैरता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? अपने भार से अधिक पानी को विस्थापित करेगा, इसलिए वह तैरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यानी जलयान अपने भार से अधिक पानी, अगर कोई सामान भी रखा हुआ जलयान के अंदर, तो उन दोनों के भार से अधिक पानी वह विस्थापित करेगा, इसलिए वह तैरेगा। और आप कहेंगे तैर रहा है, क्योंकि उत्प्लावन बल कार्यरत है, उसके भार से ज्यादा पानी विस्थापित हो रहा है, और जितना पानी विस्थापित हो रहा है उतना उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ कार्यरत है, और वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम कार्यरत है। इसलिए यानी गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक कार्यरत कौन है? जलयान। गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक जो बल लग रहा है उस जलयान पर, पानी विस्थापित हो रहा है, अधिक पानी विस्थापित हो रही है, यानी अधिक उत्प्लावन बल कार्यरत है। कंफर्म? इसी कारण जलयान पानी के अंदर डूबता नहीं है, जबकि वह कील पानी के अंदर डूब जाएगी, क्योंकि अपने भार से कम पानी को विस्थापित करेगी और डूब जाएगी। क्योंकि इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। इसका मतलब कि जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा हो वह पानी के अंदर डूब जाएगी। भाई बहुत कम आयतन, हल्का सा आयतन, छोटा सा आयतन है और उसका भार ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा होगा। हमने बताया आपको घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हमने बताया आपको घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो आयतन कम होता है, यहां पर आयतन कम होता है, द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए घनत्व उस वस्तु का ज्यादा होगा, इसलिए वह डूब जाएगा। और जलयान
बहुत ज्यादा क्षेत्रफल होता है उसका, आयतन ज्यादा होगा, आयतन ज्यादा होगा तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, ज्यादा से भाग करेंगे तो कम निकलेगा, तो घनत्व कम होगा, और घनत्व जब कम होगा तो वह पानी पर तैरेगा। ये रही टेक्निकल, ठीक है, ये रही टेक्निकल। बात समझ में आ रही है? अब लिखते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग। आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग 2-3 लिख लेते हैं हम लोग हैं। पॉइंट नंबर 1, कल्याण अपने भार व उसमें लदे सामान के भार से अधिक पानी विस्थापित करे, पानी विस्थापित करे, पानी विस्थापित करे, अर्थात उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम कार्यरत रहेगा और उत्प्लावन बल अधिक कार्य करत रहेगा, इसलिए ठीक है वह पानी पर तैरता हुआ नजर आएगा। दूसरा है कि नमूने की शुद्धता मापने के लिए दुग्ध मापी, दुग्ध मापी, दुग्ध मापी होता है। तीसरा पॉइंट है कि घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो होता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है, आधारित होता है। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक है, एक और बचा हुआ है, ठीक है, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटे में पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। ठीक है, तो किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा टॉपिक इस चैप्टर का। ये चैप्टर समाप्त हो गया है।
बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।